इस वीडियो में हम उमूर तबैया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जो उमूर तबैया है इसका मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है उसका एग्जिस्टेंस है, उसी को हम उमूर तबैया बोलते हैं। जो उमूर होता है इसका मीनिंग होते हैं थिंग्स। तो यानी वो चीज़ें जो फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्योंकि हम इन्हें बोल रहे हैं, तो ये वो चीज़ें होंगी जो हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होंगी। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, दीज आर 7 फैक्टर्स। अब ये 7 कौन कौन से हैं ये भी हम आगे देखेंगे और इन सब के ऊपर एक अलग अलग चैप्टर भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ शॉर्ट में देखते हैं कि क्या है। तो उमूर तबैया है, दीज आर 7 फैक्टर्स। अब वो क्या फैक्टर्स हैं? दीज आर 7 फैक्टर दैट आर कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बींग। तो क्या है? ये एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए? पहली चीज़ हम देखते हैं, एसेंशियल फॉर कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसके कंपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरी हैं। और दूसरा हम देखेंगे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी इसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि उमूर तबैया वो हैं, दीज आर फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वो फैक्टर्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे लिए एग्जिस्टेंस, मतलब जिनकी वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस है। तो ये 7 फैक्टर्स होंगे ह्यूमन बॉडी के कंपोजिशन में, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होंगी। तो हुक्माए यूनान का नज़रिया है। तो जो हम फिजिशियंस की बात कर रहे हैं, हुक्माए यूनान यानी वो फिजिशियन जो यूनानी से रिलेटेड हैं, तो इन फिजिशियंस का ये नज़रिया है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इनकी ये आइडियोलॉजी है। वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि उमूर तबैया तबीयत से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये जो उमूर तबैया हैं यानी फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, ये किससे ताल्लुक़ रखती हैं? तबीयत से। अब तबीयत क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये तबीयत से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये वो उमूर हैं कि जिन पर बदन इंसान का दारोमदार होता है। तो ये क्या है? ये वो उमूर होंगे, वो चीज़ें होंगी, वो थिंग्स होंगी जिन पर बदन इंसान यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका डिपेंडेंस होता है। तो इसमें हमने फर्स्ट चीज़ देख ली, यानी कंपोजिशन से रिलेटेड होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी कंपोज होती है इनसे। तो ये वो चीज़ें होंगी जिनसे हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, यानी हमारी जो बॉडी है वो कंपोज होगी और इसी पे ये डिपेंडेंट होगी। तो दारोमदार होगा यानी इन्हीं पर इनका डिपेंडेंस होगा। इन उमूर में से अगर एक चीज़ भी मादूम हो जाए, यानी इनमें से कोई भी चीज़ मादूम हो जाए यानी एब्सेंट हो जाए, कोई भी चीज़ यानी इसमें से ना रहे, तो बदन इंसान का जो वजूद होगा, जो एग्जिस्टेंस होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ देखी कि ये हमारी बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो मिला जुला के हम बिल्कुल शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि दीज आर फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जिनकी वजह से हमारी बॉडी का एग्जिस्टेंस होगा, ये कंपोजिशन एंड एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होंगे। अब ये कौन कौन से हैं ये उमूर, ये हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सभी उमूर पे एक एक चैप्टर है और वहाँ पे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इनका एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे फर्स्ट कह रहे हैं हम अरकान को, तो अरकान को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर प्राइमरी कंपोनेंट्स, और हम इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो दीज आर एलिमेंट्स या फिर प्राइमरी कंपोनेंट्स बोलेंगे हम। सेकंड जो है मिजाज, इसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं। अखलाक को हम ह्यूमर बोलते हैं। ह्यूमर के बारे में तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, जैसे एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, इस तरीके से हम सुनते हैं। तो मेनली अखलाक का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स। इसके बाद है आज़ा, आज़ा का मतलब होता है ऑर्गन्स। अरवाह यानी न्यूमा। अब इसकी डिटेल हम सब आगे देखेंगे, अभी सिर्फ हम इसका इंग्लिश टर्म देख रहे हैं। कुआ यानी इसको हम पावर कह सकते हैं। कुव्वत का मतलब ही क्या होता है? ताकत। तो इसको हम पावर बोलेंगे या फिर इसको फैकल्टीज़ भी बोल सकते हैं हम। और अफ़ाल यानी फंक्शन। तो ये कुव्वत और अफ़ाल क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमारे पास में किसी चीज़ की कुव्वत है तो हम वो फंक्शन कर पाएंगे, जैसे हमारे अंदर देखने की कुव्वत होती है तो हम देख पाते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई फेल कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर उस चीज़ की पावर है, तभी हम वो कर पा रहे हैं। तो इनकी ज़्यादातर डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इनका वर्ड और सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हल्का सा आइडिया ले रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर मेन टॉपिक जिसे हम तबीयत कह रहे हैं। तो तबीयत की डिटेल्स जो हमारी यूनानी में है उसको हम देखेंगे। तो तबीयत क्या है? अगर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझना चाहें तो दिस इज़ नेचुरल पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो ये हमारी एक नेचुरल पावर है जिससे हमारी बॉडी प्रिजर्व रहती है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। हमारी बॉडी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्रोटेक्टर एंड हीलर।
तो हमारी बॉडी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारी बॉडी को लिए तदबीर करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा हमारी बॉडी को ताकि हमारी बॉडी अच्छी रहे। सिमिलरली प्रोटेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हील भी करेगा। तो इसी को हम तबीयत कहेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ के रखिए। वैसे तो तबीयत का पूरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि जब भी हम तबीयत बोलेंगे तो आप इसको इम्यूनिटी से रिलेट करिए, तब जाके हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए उसके बाद धीरे धीरे हम इसके डिटेल्स देखेंगे। तो तबीयत क्या है? तबीयत उस कुव्वत को कहते हैं, तबीयत क्या करते हैं? उस कुव्वत को कहते हैं, यानी उस ताकत को कहते हैं जो हरकत और सुकून को बजाते पैदा करता है। हरकत का मतलब मूवमेंट होता है और सुकून का मतलब क्या होता है? रेस्ट, यानी हरकत और सुकून को बजाते पैदा करता है, यानी इनकी वजह से हरकत और सुकून आते हैं। और 7 उमूर को तबीयत की तरफ निस्बत दी जाती है। तो ये 7 जो फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस हमने पढ़े थे, इनको क्या कर रहे थे? इनकी तरफ निस्बत दी जाती है, यानी इनसे इनको रिलेटेड बताया जाता है, इनके साथ में इनकी रिलेशन बताया जाता है। उसकी वजह यह है कि तबीयत मुदब्बिर बदन होती है, यानी हमारे बदन के लिए तदबीर करती है, हमारे बदन को अच्छा रखने में मदद करती है, यानी हमारे बदन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर होती है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं मुदब्बिर बदन होती है। और ये उमूर बदन के अज़ा हैं। तो ये भी हमने देखा कि क्या होते हैं? अज़ा होते हैं, क्योंकि इन्हीं से इनका कंपोजिशन होता है हमारी बॉडी का। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होंगे? अज़ा होंगे, पार्ट होंगे। बाज़ उमूर जो होते हैं अज़ाए मादिया हैं। तब ये जो आगे की 3 लाइनें हैं ना, अगर इनको आपको अच्छे से समझना है तो इसके पीछे वाला जो वीडियो है जिसमें हमने असबाब के बारे में पढ़ा था, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी समझ पाएंगे। तो पहले आप उसको देखें, फिर उसके बाद में इन 3 लाइनों को समझने की कोशिश करें। तो अभी हम इसको शॉर्ट में देखकर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में कि क्या है कहना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ तक देखा कि तबीयत क्या है? हमारी बॉडी के लिए मुदब्बिर बदन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ये वो उमूर बदन के लिए क्या है? अज़ा है, पार्ट है। तो जो बाज़ उमूर जो होते हैं अज़ाए मादिया होते हैं। तो मादा का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? मादा का मतलब होता है मैटर या फिर सब्सटेंस जिसे कहेंगे। तो दिस इज मैटर या फिर मटेरियल, जिनसे तो अज़ाए मादिया होते हैं। बाज़ क्या होंगे? अज़ाए मादिया होंगे, जिनसे बदन का वजूद बिल्कुआ कायम है। तो ये क्या है? अज़ाए मादिया हैं, यानी एक मैटर की तरह काम करेंगे, एक मटेरियल की तरह काम करेंगे, जिनकी वजह से क्या है? हमारे बदन का वजूद यानी एग्जिस्टेंस होगा। तो ये एक मैटर की तरह काम करेंगे जो है अरकान। तो अब उन चीज़ों की हम बात करते हैं उमूर में, वो सारी चीज़ें जो मादे की तरह काम कर सकती हैं, यानी वो एक प्लेस प्रोवाइड कराएंगी जहाँ पर हेल्थ या फिर डिजीज़ कंडीशन होगी। तो ये कौन सी थी? अभी हमने ये असबाब मादिया में भी पढ़ा था कि ये वो चीज़ें होंगी जो क्या करेंगी? प्लेस, महल, वो मौजू प्रोवाइड कराएंगी, यानी वो प्लेस प्रोवाइड कराएंगी जहाँ पर मर्ज या फिर सेहत जो होगी हमारी आएगी, मतलब जहाँ पर मर्ज हो सकता है या फिर सेहत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? मादी होंगी, जैसे अरकान, जैसे अखलात, आज़ा और अरवा। ये 4 चीज़ें हमने देखा मादिया में। तो जब हम असबाब मादिया पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि यही 4 चीज़ें असबाब मादिया में थी, तो ये मादे की तरह होंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। वैसे अगर आप पीछे का देखकर आते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो भी मादे से रिलेटेड होंगी, मैटर से रिलेटेड होंगी चीज़ें जो हमारे लिए प्लेस प्रोवाइड कराएंगी, वो यहाँ पर अज़ाए मादिया में आएंगी, जैसे अरकान, अखलात, आज़ा और अरवा। उसके बाद में बाज़ बदन के लिए वास्ते अज़ाए सॉरी होते हैं। तो जब हम असबाब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक तो असबाब मादिया होंगे जो हमारे लिए मटेरियल की तरह काम करेंगे। सेकंड असबाब फ़ाइलिया थे। तो जो असबाब फ़ाइलिया थे वो क्या है? जैसे नाम से हम देख रहे हैं फ़ाइलिया, तो ये क्या होंगे? एक्शन करने वाली है। तो असबाब फ़ाइलिया जो है असबाब मादिया पर असर करता है। उसके बाद से क्या होता है? जब यानी हमारे पास में एक ये है जिसको हम कह रहे हैं असबाब फ़ाइलिया। अब ये असबाब फ़ाइलिया जो है असर करता है किस पर? असबाब मादिया पर। और जब असबाब मादिया पर असर करेगा तो उसकी वजह से क्या होने वाली है? हमारे बदन की एक हालत बनने वाली है। तो उसका रिलेशन किससे है? असबाब सौरिया से। तो उसका रिलेशन असबाब सौरिया से है। तो हमने देखा था कि असबाब सौरिया होगा यानी जो किससे रिलेटेड होगा? तरकीब से, यानी उसकी बनावट से, यानी हम ऐसा कह सकते हैं उसके कंडीशन से रिलेटेड होगा। तो इसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो देखा था जिसको मिजाज बोल रहे थे और एक देखा था जिसको कुआ बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि अज़ाए सॉरी। तो अज़ाए सॉरी किसे कह रहे हैं? जैसे मिजाज को कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे कुआ को नहीं बोला। तो यहाँ पर जब हम असबाब पढ़ रहे थे तो मिजाज और कुआ दोनों को हमने एक साथ में देखा था। और बाज़ उन दोनों के बीच में राब्ते देते हैं, जैसे कुआ और अफ़ाल। यानी मिला जुला के सिर्फ इतना हमको समझना है कॉन्सेप्ट वाइज कि पहले पीछे का अगर हम देखें तो उसमें क्या था? असबाब जो थे सौरिया, उसमें मिजाज और कुआ थे, और लास्ट में जब हम असबाब तमाम ये पढ़ रहे थे तो उसमें फंक्शन था। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि बिल्कुल असबाब की तरह अज़ाए मादिया में तो वही 4 सेम चीज़ें आएंगी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश करी है। तो ये कह रहे हैं कि दूसरा जो सॉरी होगा उसमें मिजाज आएगा और एक वो चीज़ें होंगी जो राब्ता। वहाँ पर तो हमने तमामिया की बात करी थी, इस वजह से कुआ को सौरिया में डाल दिया था और तमामिया में हमने अफ़ाल को कर दिया था जो लास्ट में फंक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक राब्ता होने वाला है। राब्ता का मतलब क्या होता है? कनेक्शन होता है।
यानी मिला जुलाकर यहाँ पर ये डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक तो माध्य होंगी जो मैटर होंगे, तो यहाँ पर हमने ये 4 चीज़ें देख ली। दूसरा क्या होगा, वो सॉरी जो बनेगा, यानी इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जो एक तरकीब बनने वाली है तो उसको हम मिजाज कह दे रहे हैं, और इन दोनों के बीच में एक राब्ता होने वाला है जिसको हम कुआ और अफाल कर रहे हैं। तो कुआ और अफाल कैसे हैं, फंक्शन और पावर से रिलेटेड है। तो इन दोनों के बीच में एक फंक्शन और पावर होगी जिसके थ्रू, तो क्योंकि जब हमारे पास में किसी चीज़ की ताकत होती है तो हम उसका वो फंक्शन कर पाते हैं, और जब हम फंक्शन कोई सा करते हैं तो इसका मतलब कोई ताकत होती है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है जिसके थ्रू हम काम कर पाते हैं, तो ये कुआ और अफाल हो जाएंगे। तो बस इनका ताल्लुक चौके बदन से है और इस लिहाज से इनको उमूरे बदनिया कहते हैं। तो अभी हमारे बदन से इनका ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है, तो इनको उमूरे बदनिया कहते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ और डिटेल में समझनी है तो आप जाके पीछे का वीडियो देख कर आएँ। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो तबीयत का तस्वुर सिर्फ हुक्माए क़दीम के यहाँ ही नहीं है बल्कि डॉक्टराने यूरोप में भी है। तो सिर्फ हम अगर पुराने अतिबा को देखें, सिर्फ वहाँ पर भी तबीयत का कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी के टाइम में भी हमें तबीयत का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है अगर हम इसको इम्यूनिटी से रिलेट करें तो जो यूरोप के डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर इस तबीयत के रिलेशन से, यानी तबीयत का जो कॉन्सेप्ट है इस पर बात करते हैं। तो क्या है, इसके कायल हैं, यानी इसकी बात करते हैं। तबीयत का तर्जुमा फिजिक किया गया है, फिजिक। तो तब हम तबीयत का जो ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या है, फिजिक कहा गया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा, जिसकी तबीयत बहुत अच्छी है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या फिर जो बहुत ज़्यादा फिट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि इसकी फिजिक बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर फिजिक से तबीयत का तर्जुमा कहा गया, और इसी इस्तिलाह से जो फिजियोलॉजी आई है और फिजिशियन जो वर्ड आया है, तो इसी से रिलेट करके हमारे पास में 2 वर्ड आए जो है फिजियोलॉजी, तो जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो फिजिशियन की हम बात करते हैं यानी जो डॉक्टर होता है उसकी बात करते हैं। तो ये इस्तिलाहात उसी से रिलेटेड आई हैं। उसके बाद हम देखते हैं तबीयत वो ताकत है, यानी वो पावर है जो बदने इंसान के इस्लाह व फलाह की काम करता है। तो तबीयत क्या होगी, वो पावर होगी जो हमारी बॉडी में रिफॉर्मेशन कॉज करेगा, उसके अलावा हमारे बॉडी को प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड कराएगा, यानी हमारी बॉडी हमेशा फले फूले जैसा, ऐसा कह सकते हैं, और इस्लाह करेगा अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको रिफॉर्म भी करने वाला है। तो इस्लाह वो फलाह के लिए जुमला अफ़ाल अंजाम देता है, यानी ऐसे फंक्शंस करता है कि हमारी बॉडी सही रहे। मर्ज़ की सूरत में तबीयत ही असली मुआलिज होता है। तो अगर कोई हमारे पास में कंडीशन आती है जिसमें हमें मर्ज़ हो जाता है, डिजीज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, जो हमारी तबीयत होगी वो असली हमारे लिए मुआलिज होगी, यानी वो हमारे डॉक्टर की तरह काम करेगी। अब ये डॉक्टर की तरह कैसे काम कर रही है वो अभी हम आगे देखते हैं। तबीयत ही का काम मर्ज़ की मुदाफ़त करना होता है, यानी मर्ज़ से रिलेटेड डिफेंस मैकेनिज़्म जिसको हम बोलते हैं। तो जो हमारा मर्ज़ है उसको बाहर निकालना, बीमारी जो है उसको ख़त्म करने का काम जो है तबीयत का होता है, और तबीब का काम तबीयत का मुआवनत करना होता है। और तबीब क्या करेगा, यानी डॉक्टर का काम क्या होगा, सिर्फ वो क्या करेगा, जो हमारी तबीयत है उसको एड प्रोवाइड करेगा, उसकी मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि हमारा जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाए और हम हेल्दी कंडीशन में आ जाएँ। तो जो हम क़ुव्वते मुदाफ़ात जो होता है इसके मीनिंग है इम्यूनिटी। तो मेनली हम यहाँ पर इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ इम्यूनिटी, इट इज़ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज़। तो जो भी हमारे अंदर डिजीज़ आने वाली है उनको रेजिस्ट करने का काम जो है वो है इम्यूनिटी का, जो हमारे बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पर ये एक ख़ास बात कहना चाह रहे हैं कि जो असल डॉक्टर है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर एक डॉक्टर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फिजिशियन कह रहे हैं, मुआलिज कह रहे हैं, वो असल में तबीयत है। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का काम होता है कि उसी तबीयत को एक सपोर्ट देना ताकि वो तबीयत सारे काम कर पाए। तो ये हकीकत वाज़ेह है कि बहुत से अमराज दवा की मदद के बगैर महज तबीयत ही की इस्लाह के ज़रिए दफ़ा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए असल डॉक्टर जो है वो तबीयत है, और जो डॉक्टर होता है मेनली उसका काम क्या होता है, तबीयत को एड देना होता है, यानी उसको सपोर्ट करना होता है। इसके लिए हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि ये हकीकत वाज़ेह है, ये बात हम जानते हैं कि बहुत से अमराज यानी बहुत सारी डिजीज़ क्या होती हैं वो बगैर महज तबीयत ही की इस्लाह के ज़रिए दफ़ा हो जाती हैं। तो हमें कोई नॉर्मल सी कोई बीमारी हुई और वो खुद ब खुद ठीक हो गई, हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद डॉक्टर की तरह काम कर रही है और उस डिज़ीज़ को बाहर निकाल दे रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे बॉडी के लिए एक एड प्रोवाइड करता है, वो दवा देता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी उस डिज़ीज़ को अच्छे से बाहर निकाल पाती है। तो हम देखते हैं कि जैसे मामूली ज़ख़म हो गया, खांसी हो गया जिसे हम कफ़ कहते हैं, नज़ला हो गया, और पेट की जो नॉर्मल ख़राबियाँ हो गई। उसके अलावा अगर हमारे पास में कोई चोट वगैरह लगी है तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है, गर्ज़ ये कि बदन के अंदर तदबीर व इस्लाह के सारे काम तबीयत ही के ज़िम्मेदारी होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं।
तो हम ये कहना चाहेंगे कि गर्ज ये कि बदन के अंदर तदबीर व इस्लाह जो होती है, हमारे बॉडी की जो इस्लाह होगी, रिफॉर्मेशन वगैरह होगा, वो तबीयत की ही जिम्मेदारी होती है। और यही वो ताकत है जो इन असबाब का मुकाबला करती है, यानी जो भी हमारे सामने आ रहा है उसको मुकाबला करेगी और जो मर्ज़ का सबब बनते हैं। जब ये ताकत कमज़ोर हो जाती है तो मर्ज़ के दफ़ा होने में दुश्वारी पेश आती है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम ओल्ड एज की बात करेंगे तो जो ओल्ड एज है उसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो गई या फिर वीक हो गई तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास में जो मर्ज़ था, जिसको डिज़ीज़ थी, डिज़ीज़ को बाहर निकालने का या फिर ऐसा कहिए कि डिज़ीज़ से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो चुकी है। तो इसमें क्या होने वाला है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं होगी कि उस डिज़ीज़ को हम बाहर निकाल पाएँ, उससे लड़ पाएँ। तो इस केस में जो है हमें डिजीज़ ज़्यादा होने लगेंगे, यानी डिज़ीज़ की जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाएगा। तो जो डिज़ीज़ हमें आसानी से नहीं हुआ करता था ओल्ड एज में, वो डिज़ीज़ बहुत आसानी से हमें होने लगेंगी। अब है अमराज से जिस्म को बचाने के लिए जो क़ुव्वत काम करती है, उसको तिब्ब जदीद यानी मॉडर्न जो साइंस है उसने भी तस्लीम किया है, यानी उसने भी ये बात कहा है कि हाँ ये ठीक है, और इस क़ुव्वत को मनात या फिर इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस क़ुव्वत को इन्होंने क्या कहा है, इम्यूनिटी नाम दिया है। तो हम पहले भी ये बात जानते हैं और हम ये पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम तबीयत की बात करेंगे तो आप इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में रखेंगे। चुनांचा जब तक ये क़ुव्वत कवी रहती है, जरासीम और तादिया का असर जिस्म पर नहीं होता, यानी जब तक ये पावर इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा अच्छा रहेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको छोटी मोटी बीमारियां भी बहुत कम होती हैं, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे ओल्ड एज में देखेंगे या फिर बच्चे जो होते हैं, तो इनको कोई भी बीमारी बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसका पूरा रिलेशन जो है इम्यूनिटी से है। तो हम देखेंगे कि अगर जरासीम और तादिया का असर जिस्म पर नहीं होता अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो, और जब ये कमज़ोर हो जाती है तो जिस्म की बैरूनी सतह, अब क्या हुआ, अगर इन केस अगर ये कमज़ोर हो गई, वीक हो गई, तब क्या होने वाला है, तो जो हमारे जिस्म के बैरूनी सतह है, यानी जो हमारा सरफेस है जिस्म का, स्किन का, या फिर जो हमारे आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, हलक है, तो इन सब से रिलेटेड क्या है, आज़ा या फिर आज़ाए तनफ़ुस की अगर हम बात करें, यानी वो ऑर्गन्स जो हमारे ब्रीथिंग से रिलेटेड हैं, या फिर आज़ाए हज़्म की बात करें जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो हर वक्त मौजूद जरासीम, तो इन सब में क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई जरासीम, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई ना कोई जर्म्स जो माइक्रोब्स होते हैं या जर्म्स जो होते हैं वो हमेशा मौजूद होते हैं। तो बैरूनी माहौल के जरासीम अखलात वो आज़ाए बदन पर असरानंदाज होते हैं, तो ये हमेशा असरानंदाज होते हैं। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो इनका असर करने की कैपेबिलिटी, मतलब जो ये असर कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, इनसे लड़ नहीं पाएंगे, तो इस केस में हमें बीमारियां ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो क्या है, इन सभी जरासीम से हम लड़ते रहेंगे और हमारी बॉडी जो है हेल्थ की कंडीशन में रहेगी। आगे देखते हैं कि तजुर्बात के बाद ये भी मालूम हुआ है कि, यानी जब हम एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उससे हमें ये भी मालूम चला है कि जिसमें जरासीम के दाखिले के बाद कुछ ऐसे आसाम, यानी कुछ ऐसी बॉडीज़ बनती हैं, बॉडीज़ पैदा हो जाते हैं जो जरासीम को हलाक करने में, यानी उनको डिस्ट्रॉय करने में, और उनके जो समी मवाद हैं, यानी उनसे रिलेटेड जो टॉक्सिन्स हैं, उनका असर जिस्म पर नहीं होने देते। तो ये बात हम जानते हैं, इसको हम रिलेट कर सकते हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बात हम जानते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी उसको देखते ही क्या करती है, हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, और इस बेसिस पर वो उससे लड़ते हैं। और अगर हमारी बॉडी ये भी काम करती है कि जैसे अगर किसी एंटीजन के थ्रू कोई टॉक्सिन वगैरह आया है तो उस टॉक्सिन को भी उसका असर बॉडी पर नहीं होने देती। तो ये सब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो यही यहाँ पर ये इस बात को ये कह रहे हैं। तो इस किस्म के असाम को तिब्ब जदीद में एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो यही एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट है, और ये असाम मसलूद दम जो है उसमें पैदा होते हैं, यानी सीरम में पैदा होते हैं। तो मसलूद दम का मतलब होता है सीरम। अब हम सीरम भी जानते हैं मॉडर्न के हिसाब से। सीरम क्या है, सीरम वो है कि अगर हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन और उसके साथ में जो अदर सब्सटेंसेज हैं जो कोगुलेशन से रिलेटेड होते हैं उनको निकाल देते हैं तो क्या होता है, सीरम। यानी प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को या फिर और जो सब्सटेंसेज जो कोगुलेशन से रिलेटेड है उनको अगर हम निकाल देते हैं तो उसको हम सीरम बोलेंगे। तो यही इनका कहना है कि क्या है, ये असाम मसलूद दम में पैदा होते हैं, और जो क़ुव्वत इन्हें पैदा करती है वो तबीयत मुदब्बिर बदन है, यानी जो हमारी बॉडी जो है, जो हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी मेनली हम इम्यूनिटी की बात करें तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसे पैदा करेगा। चुनांचा इसी उसूल के मुताबिक एक जदीद उसूल इलाज बिल मसलूद दम ईजाद किया गया है। तो इसके थ्रू जो है इलाज बिल मसलूद दम ईजाद किया गया है।
तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जब भी एंटीजन हमारे बॉडी में जाएगा एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो इसके बेसिस पर एक इलाज यानी एक तरीका ईजाद किया गया है जिसको इलाज बिल मसलूद दम कहते हैं। इसको अभी हम समझते हैं, जिसके ज़रिए किसी मर्ज़ के ख़िलाफ़ उसके मुखालिफ असाम जिसमें दाखिल किए जाते हैं। यानी किसी मर्ज़ के ख़िलाफ़ क्या होगा, यानी जो भी एंटीजन होगा, जो इम्यूनोजन होगा, जो हमारी बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा, उसको दाखिल किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इनके जाने से मुतासिर होगा, हमारा बॉडी जो है इफेक्ट में आएगा, और जो तबीयत जो है जरासीम और उनके जहर के मुखालिफ असाम यानी इनसे रिलेटेड बॉडीज़ हमारी यानी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, और ये तबीयत से हमारे रिलेटेड होगा। तो इसको हम रिलेट कर रहे हैं किससे, वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन में हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी आई है, बॉडी में अगर कोई डिजीज़ मतलब एंटीजन घुसता है तो क्या होता है कि हम उससे कई बार तो लड़ पाते हैं लेकिन कई बार नहीं लड़ पाते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ताकि हमारी बॉडी हमेशा से तैयार रहे, हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है, जब हम वायरस, टॉक्सिन या बैक्टीरिया को वीक करके या फिर डिस्ट्रॉय करके, तो जैसे हमारे पास जो वायरस है, टॉक्सिन है या फिर बैक्टीरिया है, तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं, इनको या तो हम वीक कर देते हैं या फिर डेड या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस केस में क्या करते हैं, हम इसको अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन में बॉडी के अंदर जानेंगे, तो जब हम बॉडी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, इनको देखकर हमारा जो बॉडी है इनके खिलाफ, इनके अपोजिट में क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, और एंटीबॉडीज़ बनाकर हमारी बॉडी तैयार कर देता है। अब इसके बाद क्या है, अगर यही वायरस असल में, अभी तो हमने इसको वीक या डेड करके भेजा था, लेकिन सेकंड टाइम अगर ये वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर टॉक्सिन हमारी बॉडी में किसी वजह से जाता है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगी, और क्योंकि रिकॉग्नाइज़ कर लेगी तो हमारे पास में पहले से इसने एंटीबॉडीज़ बना रखी थी, यानी इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये रिकॉग्नाइज़ कर गई उसे। तो जैसे ही इसे रिकॉग्नाइज़ करेगी, सेकेंड टाइम एंट्री में जल्दी से ये एंटीबॉडीज़ बना लेगी और उससे लड़ पाएगी आसानी से। तो यही कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का। अब एक और चीज़ देखते हैं, तो जो हमारी तबीयत होती है वो जिस्म से वो मवाद जो फाजिल व फासिद होते हैं, यानी वो मवाद जो हमारे बॉडी में एक्सेस होते हैं या फिर फासिद होते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, करप्ट हैं, हमारे बॉडी के लिए बेकार हैं, यानी जो हमारे लिए वेस्ट है, उसको क्या करती है, बशक्ल पसीना यानी स्वेट के फॉर्म में, आँख का चेपर यानी ऐसा समझ सकते हैं जो हमारे आँख से जो है थिक सेक्रेशन निकलता है उस फॉर्म में, या फिर कान के मैल के फॉर्म में, इन सब की सूरत में क्या करती है, बदन से खारिज करती है, बाहर निकालती है। तो जो हमारा वेस्ट है वो डिफरेंट तरीके से निकलता है हमारी बॉडी के बाहर, ये बात हम पहले से जानते हैं, वो किसी भी फॉर्म में निकल सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए, जैसे पसीने के फॉर्म में जो हमारे आँख से सिक्रेशन निकलती है, वो कान का जो मैल होता है वो, तो इन सारे फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करती है, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालती है। तो ये सारी चीज़ जो है ये किस चीज़ से, ये तबीयत से इसको रिलेट कर रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में जो तबीयत का काम होता है। बाज़ मादे जिसमें ऐसे होते हैं जो अमराज के दफिया के लिए मुफीद होते हैं। तो बाज़ मादे क्या होंगे हमारी बॉडी में, ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी से, यानी हमारे बॉडी से मर्ज़ को दफ़ा करेंगे, दूर करेंगे, यानी प्रिवेंशन से रिलेटेड होंगे, किस तरीके से हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे। तो जदीद तहकीकात से मालूम हो चुका है कि जिसमें खारिज होने वाली जो रुतूबात होती हैं, यानी जो फ्लूइड्स हमारे बॉडी से खारिज होते हैं, जैसे थूक हो गया यानी सलाइवा, सिमिलरली जो नाक के बलगम होते हैं यानी जो म्यूकस होता है, इसी तरह आँख की जो रुतूबत होती है, और कान के मैल में बाज़ जरासीम को हलाक करने की तासीर होती है। तो इन सब में क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जो माइक्रोब्स होंगे उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन रुतूबत की पैदाइश से भी तबीयत मुदब्बिर बदन का वजूद साबित होता है। तो इनसे भी हम ये चीज़ देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारी तबीयत काम करती है। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि अगर हम अपने बॉडीली सिक्रेशंस की बात करें, यानी जो सिक्रेशंस हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, एग्जांपल जैसे ले लीजिए सलाइवा हो गया और टीयर्स हो गए। तो अगर हम इसे मॉडर्न से रिलेट करें तो हम जानते हैं कि इनमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम बोलते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है इसमें। तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारे पार्ट होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो हमारे इम्यून सिस्टम का ये पार्ट होता है। यही बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे ये तहकीकात से मालूम हुआ है कि जिस्म से जो हमारी क्या नाम है खारिज होते हैं, जैसे रतूबात वगैरह, उन सब में क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जरासीम को ये ख़त्म कर सके। तो यही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल होता है। इसके बाद हम आगे एक और चीज़ देखते हैं कि नज़रिया तबीयत के हामी कदीम फ़लासफ़र ही नहीं थे बल्कि जदीद फ़लासफ़ा भी इसके हामी बढ़ते थे। तो इनका कहना है कि सिर्फ कदीम यानी पुराने जो फ़लासफ़ा थे सिर्फ वही तबीयत की बात नहीं करते थे, बल्कि जो नए फ़लासफ़ा हैं, मॉडर्न है, उन्होंने भी कहा है। तो हम देखते हैं कि मॉडर्न में भी आज तक हमें इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। चुनांचा माहिर नफ्सियात डॉक्टर वेल्फ्रेड लिखता है। तो जो डॉक्टर वेल्फ्रेड है उन्होंने क्या लिखा है
यूनानी हकीम बुकरात के इस कॉल, तो जो हमारे यूनानी हकीम बुकरात हैं उसके उनका जो इस उसूल पर मेरा ईमान है, यानी उस बात को ये सही मानते हैं कि फ़ितरत जो है, जिसको ये फ़ितरत बोल रहे हैं यानी तबीयत जो है, तो ये जिसको ये फ़ितरत या नेचर बोल रहे हैं, हम यूनानी में उसको तबीयत बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तबीयत होती है सारी बीमारियों का मुआलिज होती है, यानी एक डॉक्टर होती है जिससे ये सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, हम ख्वाह कुछ क्यों ना करें। हालांकि हमेशा आखिर में फ़ितरत ही के सहारे के लिए मजबूर होते हैं, यानी हम चाहे कितना भी कर लें, लास्ट में जो नेचर है वही चीज़ों को ठीक करता है। और हम जिस कदर फ़ितरी तरीके इस्तेमाल करते हैं, फ़ितरत उसी कदर हमारी मदद करती है। यानी जितना हम नेचुरल चलने की कोशिश करेंगे, नेचर के हिसाब से चलेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहेगी। तो ये बात हम जानते हैं कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है तो हमारी डिजीज़ेज़ हमसे काफ़ी दूर रहती हैं, और अगर हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब है तो डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस कंडीशन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसी नज़रिए को एक दूसरे डॉक्टर जिसको हम लॉयल शेराल्ड ने इन अल्फाज में पेश किया है। तो जो लॉयल शेराल्ड है उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये कहा है कि कभी कोई डॉक्टर अच्छा नहीं होता। जिनका कहना है कि कभी कोई डॉक्टर अच्छा नहीं होता, वो जो कुछ भी करता है सिर्फ इतना ही मरीज़ को हिदायत करता है, यानी मरीज़ को क्या करेगा, गाइड करेगा, उसको गाइडेंस देगा कि वो खुद को इन हालात में डाले। तो वो ये करता है, यानी इनका कहना है कि डॉक्टर का काम क्या होता है, गाइड करना होता है कि जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसको इस तरीके से इस कंडीशन में, इस हालात में डाल दे, यानी कंडीशन में, उस कंडीशन में ले आए मरीज़ को कि जहाँ फ़ितरत उसके इलाज में ख़ुद मुआविन हो जाए। यानी जो नेचर है, या फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं जो हमारी तबीयत है, वो इसके इलाज में, यानी इसको ठीक करने में ख़ुद सपोर्ट करने लगे। तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि असल में तबीयत क्या है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझ सकते हैं कि तबीयत को हम इम्यूनिटी से रिलेट कर सकते हैं। तबीयत का कॉन्सेप्ट जो यूनानी में है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो सिर्फ इम्यूनिटी से भी हम बहुत आगे जाकर सोच सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें रिलेट कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि तबीयत क्या होगा, वो होगा जो मुदब्बिर बदन होगा, यानी हमारे बदन के लिए क्या करेगा, तदबीर करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा जिसके थ्रू हमारा बदन हमेशा सेहतमंद रहे। और एक तबीयत जो होगी वो मेन डॉक्टर की तरह काम करेगी हमारी बॉडी के लिए, जो भी डिजीज़ होगी उन सबको सही करेगी। डॉक्टर का काम क्या होगा, डॉक्टर सिर्फ इतना करने वाला है कि हमारे तबीयत को सपोर्ट करने वाला है, यानी कुछ इस तरीके की कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रोवाइड करे, चाहे मेडिसिन देकर, तो हमारी बॉडी में ऐसे कंडीशंस बनाएगा जिसके थ्रू तबीयत खुद ब खुद ही मर्ज़ को ठीक कर पाए और हम हेल्दी हो जाएं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है तबीयत का है।